स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम में अपन ने अलग अलग चीजें, काफी चीजें अपन ने देख ली थी। अपन अधिगम के लिए, अधिगम से संबंधित अपन अधिगम के निहितार्थों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे अपन? अधिगम के निहितार्थों या संप्रत्यों की। अधिगम के संप्रत्यय, ठीक है। अधिगम की संप्रत्यों की बात करते या निहितार्थ की बात कर रहे थे कि अधिगम में क्या अर्थ निहित है, अधिगम में क्या क्या निहितार्थ, इनकी बात कर रहे थे। अपन ने अलग अलग तरीके से, अपन ने अलग अलग चीजों से अलग अलग बातें देखी थी। अधिगम के निहितार्थों पे अपन ने चर्चा की थी। अधिगम के निहितार्थ बेसिकली हमने संप्रत्यय बताए थे। अधिगम के संप्रत्यय 5 बताए थे, जिसमें सबसे पहला अपन ने बात की थी वो की थी आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय में बच्चों होता क्या है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई अवधारणा बनाता है या किसी भविष्य को लेकर कोई विचार बनाता है, वो आपका आत्म संप्रत्यय होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा, व्यक्ति खुद के बजाय किसी अन्य के प्रति भी अपनी अवधारणाएं बना देता है। तो इसको वैज्ञानिकों ने इसका जो इसकी शब्द स्वराज, जो सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है, ये विलियम जेम्स ने दी थी। अधिगम की जो संप्रत्यय दी थी, जिसकी अवधारणा दी थी, वो आपकी आपके मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने दी थी 1890 के अंदर। अपनी एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें दिए थे मनोविज्ञान के सिद्धांतों में संप्रत्ययों का उल्लेख किया था। और इसमें उल्लेख करते हुए इन्होंने संप्रत्यय के 5 प्रकार बताए थे। आत्म संप्रत्यय, अभिवृत्ति, रुचि, अभिरुचि या अभियोग्यता, आदत व सामाजिक कौशल। उसके बाद अपन ने आगे अपन ने बात की थी प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का प्रकार क्या था। उसके बाद अपन ने बात की थी आत्म संप्रत्यय के बारे में बात की। आत्म संप्रत्यय भी 2 प्रकार के बताए हैं, तो वास्तविक संप्रत्यय होता है, आदर्शात्मक संप्रत्यय। और उसके बाद अपन ने बात की थी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होते हैं, उसके लिए अपन ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचार देखे थे। थर्स्टन का विचार देखा था, अन्य मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था, धनात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार के बताए थे, ऋणात्मक बताए थे। फिर अपन ने बात की थी रुचि। रुचि कैसे होती है, रुचि व्यक्तिगत होती है, इसके बारे में जो परिभाषा दी थी वो एक विलियम मैकडोगल ने दी थी। उसके बाद अपन ने बात की थी अभिरुचि या एटीट्यूड की। उसके बाद अपन ने बात की थी अभिरुचि के प्रकारों की। अभिरुचि के 5 प्रकार बताए गए थे आपके: यांत्रिक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, शैक्षणिक अभिरुचि, अभिरुचि संवेदनात्मक अभिरुचि और सामाजिक अभिरुचि। उसके बाद अपन ने अगली लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी आदत के बारे में कि आदत क्या होती है। किसी कार्य को अपन बार बार करते हैं तो वो आपके जीवन में स्वतः ही होने लग जाता है, वही आपकी आदत होती है। तो इसके लिए गेरट ने एक परिभाषा देकर कहा था कि आदत उस व्यवहार को दिखा दिया जाने वाला नाम है, यानी आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है या इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यत्रवत हो जाता है। उसके बाद अपन ने एक मनोवैज्ञानिक लाडेल की परिभाषा की बात की थी। लाडेल ने कहा कि आदत तो वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में तो जानबूझ कर करता है, लेकिन धीरे 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 वो यत्रवत हो जाता है, उसको खुद को भी पता नहीं होता है। और आदतों के अपन ने 2 प्रकारों की बात की थी, सामान्य रूप से अपन ने बात की थी, एक तो अच्छी आदत, एक बुरी आदत है। उसके बाद अपन ने बात की थी रायबर्ड ने आदतों के लिए क्या कहा कि सीखना आदतों का ही के निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद अपन ने बात की थी वैलेंटाइन के अनुसार 7 प्रकार की बात, 7 प्रकार की आदतें। इसमें अपन ने देखा था कि वैलेंटाइन के नाम से आपको सिर्फ अभी तक अपने को एक चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आदतों वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए हैं। जो वर्तमान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो फरवरी में आने वाला है, ये जो मेला आने वाला है या वो जो उत्सव जो आप लोग मनाने वाले हैं, तो बेटा इन उत्सवों के चक्कर में तो पढ़ने से कुछ होना जाना नहीं है तुम लोगों का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस वैलेंटाइन के नाम से आप उस पर्व को छोड़ो और ये 7 आदतें याद रखो, ठीक है। वो 7 दिन उसको छोड़ो, 7 दिनों को इन 7 पर्वों को याद रखो, ठीक है। तो बेटा बाबू सोना के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा। अगर सफल हो जाओगे तो बाबू सोना है, अगर सफल नहीं हुए ना तो बाबू सोना कब की ही निकल लेंगे और तुम लोग देखते ही रह जाओगे। कहते ना कि हम लोग इस तैयारी में रहते हैं, हम लोग तैयारी करते रहते हैं, और जो सरकारी जो नौकरी लग जाता है वो आपके बाबू सोना को कब का ही ब्याह के ले जाता है। तो बच्चों, अपने उस वैलेंटाइन को छोड़ो, फरवरी वाले को, इस वैलेंटाइन को याद रखो जो आपके अधिगम में है। आदतों के कितने प्रकार बताए? 7 दिवस के अनुसार ही 7 प्रकार बताए। पहला इसने बताया यांत्रिक आदतें, दूसरा इसने बताया शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें, तीसरा उन्होंने बताया नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें, चौथा उन्होंने बताया कि भाषा संबंधित आदतें, पांचवा उन्होंने बताया विचारों से संबंधित आदतें, छठा उन्होंने बताया नैतिक आदतें, सातवां उन्होंने बताया भावना संबंधित आदतें। इन सभी के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। अब अपन
अंतिम जो आपका संप्रत्यय है वो देखेंगे, वो आपका कौन सा है, सामाजिक कौशल, यानी सामाजिक संप्रत्यय है सामाजिक कौशल का। सामाजिक कौशल, तो सामाजिक कौशल क्या होता है, ये आपका पांचवा है ना बच्चों। हाँ, पांचवा है। पांचवा आपका है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में क्या होता है कि बच्चों समाज में किसी व्यक्ति को रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ चीजें, या किस प्रकार से वो जीवन यापन करेगा इसके बारे में उसको जानना होता है, उसके बारे में उसको क्या करनी होती है, चर्चा करनी होती है। यानी एक व्यक्ति को समाज में जीवन यापन करने के लिए कई प्रकार की चीजें, यानी कई प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं, कई प्रकार की चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, तब जाके वो एक समाज में रह सकता है। तो इसके जो सामाजिक कौशल में होता क्या है कि एक व्यक्ति किस तरीके का जीवन इस समाज में, इस संसार में जी रहा है, किस तरीके का वो जीवन इस समाज में दे रख रहा है, उसके कौशल को जो दर्शाने का जो प्रक्रिया है वो आपकी सामाजिक कौशल होती है। सामाजिक कौशल की परिभाषा देते हुए एक मनोवैज्ञानिक है आपके एमपी मुफात। एमपी मुफात ने क्या कहा, एमपी मुफात ने कहा कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है। यानी कि आपका जो जीवन, आप जो जीवन जी रहे हो ना, ये एक कला है और ये आपके सामाजिक वातावरण से आती है। आपको जीवन जीने की जो कला है, जो आप जीवन जिस प्रकार से जियोगे, वो आप अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से सीखते हो, फिर जाके आप अपना जीवन यापन करते हो। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल से संबंधित जो पहली जो परिभाषा दी वो दी आपकी, एक परिभाषा दी एमपी मुफात ने। एमपी मुफात ने क्या परिभाषा दी उसके बारे में लिख लेते हैं। एमपी मुफात, एमपी मुफात ने परिभाषा दी, यानी सामाजिक कौशल क्या होता है। यानी सामाजिक कौशल में व्यक्ति क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। पहली बात तो क्या, सामाजिक कौशल हुआ यानी समाज में क्या करता है व्यक्ति, अपना जीवन यापन करता है। तो उससे संबंधित पहला जो परिभाषा देते हैं उन्होंने लिखा कि जीवन जीना एक कला है और इस कला के हम कारीगर हैं। सही है, जीवन जीना एक सुंदर कला है, जीवन जीना एक सुंदर कला है ना। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है, जो सामाजिक वातावरण से आती है। यानी कि व्यक्ति के लिए जीवन जीना एक कला के रूप में है, और वो किससे आएगा, आपका सामाजिक वातावरण। यार जिस प्रकार के आप वातावरण में रहोगे, जिस प्रकार की आप कार्य कुशलता से आप कार्य करोगे, वही आपका सामाजिक कौशल है। इसमें अपन बात करेंगे, आगे अपन बात करने वाले हैं कि जिस, कहने का तात्पर्य कि जिस वातावरण में व्यक्ति निवास करता है, जिस वातावरण में व्यक्ति निवास करता है, उस वातावरण में वो अपने, उस समाज या उस वातावरण में वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए जिस कुशलता से, जो भी कुशलता से वो कोई कार्य करता है, और उन कार्यों से क्या होता है, वो समाज में अपनी पहचान बनाता है। यानी कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं समाज में निवास कर रहा है और वो कुछ ऐसे कार्य करता है, कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करता है जिनके आधार पर अपने, उनके पास अलग अलग कुशलताएं होती है, उन कुशलताओं के आधार पर वो अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग कार्य करना जानता है और वो अपनी पहचान बनाता है। तो उस व्यक्ति का सामाजिक सरोकार, यानी वही व्यक्ति, इसके अंदर क्या है, सामाजिक कौशल। यानी कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अलग अलग सामाजिक कौशलों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी को सिलाई आती है तो कुछ सिलाई करेगा, किसी को हलवाई का कार्य आता है तो वो हलवाई की कार्य करेगा, किसी को टीचिंग का कार्य आता है तो वो टीचिंग करेगा, किसी को मकान बनाने या कारीगरी का कार्य आता है तो वो वैसे कारीगरी करेगा। तो यानी कि व्यक्ति के अंदर इस समाज में रहने के लिए जो कार्य वो करता है, वही उसके क्या है, सामाजिक कौशल है। ठीक है, तो सामाजिक कौशल के अंदर यानी ऐसा जो व्यक्ति है जो समाज में अपनी पहचान बना सकता है, यानी ऐसा जो व्यक्ति, वो व्यक्ति होगा जो समाज में पहचान बना सकता है। जिसमें पहला जो व्यक्ति है उसमें क्या आनी चाहिए, एक तो समायोजन की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में, यानी कि व्यक्ति हर वातावरण में समायोजित हो जाए, समायोजन की क्षमता। पहला जो कार्य यानी समायोजन, व्यक्ति इस समाज में समायोजन कर ले, यानी अपने जीवन में किसी कार्य के प्रति, कोई कार्य उसको पसंद नहीं आ रहा तो किसी कार्य के प्रति वो अन्य कार्य में अच्छा है, तो उस समाज में रहकर उस कार्य के साथ समायोजन, समाज के साथ वो समायोजन करता है। वही उसमें अगर वो क्षमता अगर उसमें पाई जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक कौशल विकसित हो सकता है, वह एक समाज में अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकता है। दूसरा होता है मिलनसारिता। मिलनसारिता, मिलनसारिता में क्या होता है बच्चों, व्यक्ति के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अकेला ही सब कुछ कर सकता है। हर व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से
कार्य या किसी तरीके की आवश्यकता या किसी न किसी तरीके की जरूरत या नीड होती है, तो उस व्यक्ति को हर व्यक्ति के साथ मिलनसारिता से यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, उच्च आकांक्षा स्तर यानी कि उसको सोचने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा उसमें नेतृत्व क्षमता, उसके अंदर एक नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। कई मान लो एक समाज में कोई उसको जिम्मेदारी का कार्य दे सके, तो ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस जिम्मेदारी का कार्य को पूर्ण ईमानदारी से निभा सके। दूसरा होता है, उस अगले की बात करेंगे, उसमें एक होनी चाहिए सहयोगी भावना, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करने की भावना भी किसमें होनी चाहिए, एक व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वो सामाजिक कौशल उसके अंदर विकसित हो सकता है। तीसरा आपने बात करें सामाजिक समाज सेवा, यानी उस व्यक्ति को इस समाज में रहते हैं तो इस समाज में लोगों की सेवा भी करनी चाहिए, व्यक्तियों की सेवा भी करनी चाहिए, मनुष्यों की सेवा भी करनी चाहिए। अगला जो नियम है सामाजिक कौशल में या अगला जो गुण है वो होता है विनम्र भाव। हर व्यक्ति को विनम्र भाव रहना चाहिए, किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, एकदम नॉर्मल नहीं, विनम्र भाव यानी विनम्र भावना से हर व्यक्ति से व्यवहार रखना चाहिए। आदर्श व्यवहार यानी व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। मेहनत और कार्यों के प्रति सकारात्मक, यानी कि अपनी मेहनत और कार्य करने के प्रति हमेशा व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सकारात्मक। ये नहीं कि किसी कार्य को आप कर रहे हो तो आपके मन में उसके प्रति ऐसा विचार है कि ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता। दूसरा होना चाहिए संतोषी प्रवृत्ति, व्यक्ति के अंदर संतोषी प्रवृत्ति यानी व्यक्ति के अंदर संतोष होना चाहिए किसी चीज को लेकर। मुझे आज गाड़ी चाहिए तो जरूरी नहीं है कि वो आज ही आए, उसके लिए आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ता है, कुछ समय के लिए संतोष करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो आप बात करेंगे सामाजिक कौशल, यानी सामाजिक कौशल में इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसमें लिख लेते हैं बच्चों। देखो इसमें बच्चों लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। समाज में कोई भी व्यक्ति, देखो पहली लाइन में, समाज में कोई भी व्यक्ति, समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है, किस प्रकार से जीवन यापन, किस प्रकार से जीवन यापन करता है, कोई भी व्यक्ति, समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है, वह उसके जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। वह उसके जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। यानी कोई व्यक्ति इस समाज में किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, इसके जीवन यापन करने की जो संस्कृति, जो कला है, जीवन यापन करने का जो कार्य है, जिस प्रकार से वो इस समाज में जीवन यापन कर रहा है, जिस प्रकार से समाज में व्यक्ति रहता है, यानी अपना जीवन किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, वही उसके जीवन के अंतर्गत आते हैं, जीवन कौशल के अंतर्गत आते हैं, उसके जीवन कौशल को दर्शाता है। अगली लाइन में लिखो, जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति, जिस सामाजिक वातावरण, जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति निवास करता है, जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति निवास करता है, जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति निवास करता है, वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में, वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में सामाजिक वातावरण में वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मैं अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस
कौशल, जिस कौशल के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस कौशल से या जिस कुशलता से, कौशल या कुशलता से कार्य करता है, कुशलता से कार्य करता है और उनका कार्य उनका कार्य और उनका कार्यों से उन कार्यों से या और उन कार्यों से और उन कार्यों से समाज में समाज में पहचान बनाता पहचान बनाता है, जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है, जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है, सामाजिक सरोकार से जोड़ती है। ठीक है, यानी कि सामाजिक कौशल यानी व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक यानी एक प्रकार का जो नेतृत्व, एक सामाजिक कौशल का भी नेतृत्व होता है। सामाजिक कौशल में क्या होता है बच्चों, सामाजिक कौशल में यानी व्यक्ति इस समाज में जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, वह उसके लिए उसका सामाजिक कौशल होता है, यानी कि जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। यानी व्यक्ति इस समाज में किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है या किस प्रकार से जीवन जी रहा है, वह उसके सामाजिक जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। उसके बाद अपन ने बात की जिस प्रकार के यानी जिस एक व्यक्ति इस समाज में जब रहता है, इस सामाजिक वातावरण में जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी कि मांग आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत में अपन देखेंगे, आवश्यकता या मांग पूर्ति का सिद्धांत, उनको पूर्ण करने के लिए जिस कुशलता से जो वो कार्य करता है, उस कार्य से वो अपने समाज में जो कोई पहचान बनाता है, कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी अपनी बनाता है, जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं, जो उस व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, यानी अपनी कुछ कार्य कुशलता, अपनी विशेष कार्य कुशलता से इस समाज में अपना स्थान बनाता है, इस व्यक्ति इस समाज से जुड़ता है, वही व्यक्ति उसमें सामाजिक कौशल होता है। बच्चों बात करेंगे अपन आगे सामाजिक कौशल वाले व्यक्ति, यानी सामाजिक कौशल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में गुण कौन से होने चाहिए, इस समाज में जीवन जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए एक बालक या एक व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए, उनकी बात करेंगे। सामाजिक व्यक्ति में गुण, कौन कौन से गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए। पहला जो गुण है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है समायोजन, यानी कि बालक या व्यक्ति को समायोजन करना आना चाहिए, यानी व्यक्ति हर जगह समायोजित हो सके ऐसी उसमें क्षमता होनी चाहिए। पहला तो होता है उसका समायोजन क्षमता। दूसरा अपन बात करेंगे, दूसरी जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें मिलनसारिता का, यानी व्यक्ति को मिलनसारी प्रवृत्ति रखनी चाहिए, मिलनसारिता। तीसरा जो है आपका, तीसरा जो रहने वाला है वो ना आपका उच्च आकांक्षा स्तर, उच्च आकांक्षा स्तर। चौथा है आपका नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, सहयोगी भाव, सहयोगी भाव, सहयोगी भाव, सामाजिक सेवा, विनम्र भाव, सामाजिक सेवा, विनम्र भाव, सामाजिक सेवा, विनम्र भाव, आदर्श व्यवहार, व्यवहार भी उसका कैसा होना चाहिए इस समाज में, आदर्श व्यवहार।
आदर्श व्यवहार, मेहनत एवं कार्यों की सकारात्मकता। ये लिख लेता हूँ आठवां। आठवां आपका मेहनत एवं कार्यों के प्रति सकारात्मकता। मेहनत एवं कार्यों के प्रति सकारात्मकता। नौवा है आपका, नौवे की बात करेगी संतोषी। नौवा जो रहने वाला है आपका संतोषी प्रवृत्ति। संतोषी प्रवृत्ति यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आपके अंदर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ उसके अंदर होना चाहिए संतोष। यानी कि आपको जो कार्य, कोई कार्य है उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पढ़ने बात की क्षमा योजना क्षमता, उच्च आकांक्षा स्तर, मिलनसारिता, नेतृत्व क्षमता, सहयोगी भाव, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सेवा। अच्छा, सामाजिक सेवा और विनम्र भाव एक जगह लिख दिया, ये विनम्र भाव अलग है। इधर लिख दो विनम्र भाव। ठीक है, यानी कि ये 10 प्रकार के गुण एक व्यक्ति में, इस समाज में जीवन यापन करने के लिए होनी चाहिए, तभी बालक का या व्यक्ति का क्या हो सकता है, सामाजिक विकास होता है। तो बच्चों, अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अपन ने क्या बात कर ली, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अपन ने जो अपन ने आज तक अभी तक जो चीजें अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ी, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, हाँ, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन इसमें। अधिगम के संपत्तियों के बारे में एक बार अपन पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं आपके लिए। अपन ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, वो अपने अधिगम के संपत्तियों में सबसे पहले जो शुरुआत की थी, वो अपन ने की थी कि अधिगम के निहितार्थ या संपत्ति के बारे में मैंने बात की थी कि सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक है आपके अमेरिकी विद्वान हुए विलियम जेम्स, जिन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। उसमें उन्होंने संप्रत्यों के बारे में बताया, और संप्रत्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने बच्चों 6 प्रकार की संप्रत्य बताए। पहला आत्म संप्रत्ति, दूसरा आपका अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, तीसरा आपका रुचि, चौथा आपका अभियोग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता, पांचवा आपकी आदत, और छठवा आपका सामाजिक कौशल। तो बच्चों, फिर अपन ने बात की कि प्रत्यय होता क्या है, व्हाट इज प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय यानी कि किसी प्रकार से, यानी किसी का अभिप्राय सीधा विचार से लिया गया, यानी कि किसी के व्यवहार, यानी किसी के प्रति आपका व्यवहार, विचार, और उसके उस विचार के प्रति आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, वही आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, तो प्रत्यय की अपन ने बात की थी प्रकारों की। प्रकारों में सबसे पहले अपन ने देखे प्रत्यय। प्रत्यय के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है आपका मानसिक पक्ष, एक होता है शारीरिक पक्ष। यानी कि किसी कार्य में सफलता पाने के लिए जो आपके जो सबसे मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान देता है, वो आपका देता है मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष यानी जितने अधिक आपका मानसिक पक्ष मजबूत होगा, जितना अच्छा आपका मानसिक पक्ष होगा, उतना ही अच्छा आपका, आप उतना ही आपको सफलता की संभावनाएं ज्यादा रहती है। शारीरिक पक्ष के लिए अंतर्गत अपन देखते हैं किसी के भाई शरीर को देखकर सुडौल है, मोटा है, पतला है, शारीरिक रूप से लंबा है, ठीकना है, इन सब चीजों को देखकर अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि भविष्य में ये क्या कार्य कर सकता है। दूसरा वो आप उसको अपन देख सकते हैं, और दूसरा जो मानसिक पक्ष है उसको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने संप्रदाय के दो प्रकार बताए कि एक तो होता है, दो पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। उसके बाद अपन ने बात की थी आत्म संप्रदाय। आत्म संप्रदाय में बात की थी, मतलब आत्म यानी शब्द आ रहा है, आत्म यानी संप्रदाय यानी तो विचार, यानी आत्म यानी खुद, खुद के लिए जो विचार बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आत्म संप्रदाय। यानी व्यक्ति अपने खुद के लिए कोई विचार बनाता है या कोई धारणा बनाता है, वही आपका होता है आत्म संप्रदाय। तो आत्म बच्चों, अब आत्म संप्रदाय को भी दो भागों में बांटा गया है। आत्म संप्रदाय को दो भागों में बांटते हुए कहा गया है वास्तविक संप्रदाय, और एक होता है आदर्शात्मक संप्रदाय। वास्तविक संप्रदाय में क्या होता है बच्चों, वास्तविक संप्रदाय में होता क्या है, वास्तविक संप्रदाय में होता यह है कि व्यक्ति या बालक अपने जीवन के लिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, नहीं वर्तमान समय में बालक के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, उन सबको देखकर कोई धारणा बनाता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। ये चीजें तो उसको उसका वर्तमान परिस्थिति यानी वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे हैं, या वर्तमान स्थिति के बारे में वो सोच रहा है, होता है आपका वास्तविक प्रत्यय। और दूसरा होता है आदर्शात्मक प्रत्यय। आदर्शात्मक संप्रत्यय में होता क्या है बच्चों, आदर्शात्मक संप्रत्यय में होता यह है
कि बालक अपने भविष्य को लेकर कोई विचार या कोई धारणा बनाता है, वो था उसका आदर्शात्मक संपत्ति। उसके बाद अपन ने बात की, दूसरा जो प्रकार बताया उसकी बात की अपन ने, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। बच्चों अभिवृत्ति या मनोवृत्ति ऐसी होती है कि किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु क्रिया के प्रति जो भी आपकी सोच है, यानी किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपकी जो सोच का जो नजरिया, आपका जो दृष्टिकोण है, यानी अपने प्रति है वो तो आत्मसंप्रति, और किसी अन्य के प्रति कोई धारणा या विचार है वो आपका अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। ठीक है। उसके बाद अपन ने बात की थी रुचि की। रुचि बच्चों, रुचि में बताया गया था, विलियम मैकडूगल ने कहा था कि व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण, यानी किसी चीज के प्रति आपके अंदर किसी को आकर्षण होता है, वही आपका रुचि होता है। यानी कि किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है, किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपकी रुचि होती है। बच्चों रुचि जो है वो व्यक्तिगत होती है, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, उसकी कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर सेम हो। किसी व्यक्ति के रुचि को आसानी से नहीं जान सकते, यानी किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किसी मन व्यक्ति की किसमें रुचि है, ये आसानी से नहीं जा सकते। और रुचि जो होती है वो आपकी जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को बालकों के अंदर अपने प्रति, यानी बालकों को भविष्य के प्रति यानी अच्छी पैदा करना, रुचि के प्रति प्रेरणा करते हैं। यानी बालक की जिस क्षेत्र में रुचि अधिक है, जिस तरीके का कार्य वो करना ज्यादा अच्छा समझता है, उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसी से संबंधित उसको अभी प्रेरणा देनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम अभिरुचि या अभियोग्यता, एप्टीट्यूड या क्षमता की। एटीट्यूड, एटीट्यूड बच्चों क्या होता है, एटीट्यूड किसी समाज में व्यक्ति की जो पदवी, जो सम्मान, जो मान सम्मान, जो पद या प्रतिष्ठा जो होती है वो आपकी होती है अभिरुचि। ठीक है। अभिरुचि पांच प्रकार की होती है। पहली आपकी यांत्रिक, जो यंत्रों से संबंधित होती है। दूसरी आपकी कलात्मक अभिरुचि, जो आपकी कला से संबंधित, जैसे चित्रकार हुआ, मूर्तिकार हुआ, शिल्पकार हुआ, संगीतकार हुआ। तो तीसरी जो आपकी है वो शैक्षणिक अभिरुचि। शैक्षणिक अभिरुचि में बच्चों होता क्या है कि शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, देखिए शिक्षा से संबंधित जिस भी कार्य में अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा से संबंधित कोई रुचि है या अभिरुचि है, वो आपकी शैक्षणिक अभिरुचि में आती है। चौथा आपकी है संवेदनात्मक अभिरुचि, और पांचवी आपकी है सामाजिक अभिरुचि। उसके बाद अपन ने अगले संप्रति की बात की, वो था आदत। आदत क्या होती है बच्चों, आदत किसी कार्य को पहली बार करने में, कोई कार्य आपको आदत लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कार्य आपके जीवन में स्थायी हो जाता है। पहली बार किसी कार्य को आप जानबूझकर करते हो, लेकिन थोड़ी देर समय बाद वो बार बार करने पर वो आपके जीवन के लिए स्थायी हो जाता है, वही आपका, तो वो आपके स्वभाव में आ जाता है, वो आदत बन जाता है, आपको इस चीज का पता भी नहीं चलता। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक हुए गेरट। गेरट ने परिभाषा देते हुए कहा कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है, इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वो यथावत हो जाता है, नहीं बार बार इतनी बार दोहराया जाता है कि वो आपके जीवन के लिए यथावत यानी परमानेंट हो जाता है, स्वभाव में आ जाता है, आपको इस चीज का पता भी नहीं लगता। और उसके बाद अपन ने बात की लाडेल की परिभाषा की। लाडेल की परिभाषा की बात करते हुए अपन ने देखा कि आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में तो जानबूझ कर करता है, लेकिन या जानबूझकर या स्वेच्छा से करता है, लेकिन धीरे धीरे बार बार करने पर वो स्वतः ही हो जाता है। सामान्यतः आदतों की मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार बताए, पहली अच्छी आदतें, दूसरी बुरी आदतें। और जो आदत है वो आपके चरित्र के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देती है, सहायक देती है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को हमेशा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। रायबर्ड ने एक परिभाषा देते हुए कहा कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन। बच्चों में बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि वैलेंटाइन के नाम से सिर्फ आपको अभी तो एक ही चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी कि वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए। ये जो आने वाला वैलेंटाइन है उस पर ध्यान मत देना, बड़ा पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, नालायक सुधर जाओ तुम लोग, पढ़ाई किया करो। ये बाबू सोना कुछ ही नहीं है, कुछ समय के लिए है, ये बाबू सोना बाद में कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ाई किया करो, पढ़ाई में ध्यान दो। बाबू सोना किसी का कुछ नहीं है, आप जब तक सफल नहीं होंगे तब आपके समाज में, आपके जीवन, आपका कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं है। जब आप सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो ये बाबू सोना बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ठीक है। तो यांत्रिक वैलेंटाइन के नाम से एक ही चीज याद रखनी, वो रखनी कि वैलेंटाइन ने आदतों के कितने प्रकार बताए हैं, 7 प्रकार। कौन कौन से, यांत्रिक आदत, शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदत, नाड़ी तंत्र संबंधित आदत, भाषा संबंधित आदत, विचारों से संबंधित आदत, नैतिक आदत और भावना संबंधित आदत। उसके बाद अपन ने बात की सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में बात की कि समाज में कोई भी व्यक्ति के समाज में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई भी कार्य करता है, या कोई भी उसके अंदर कौशल होता है, उसको कार्य करता है अपने जीवन यापन करने के लिए, वह उसका सामाजिक कौशल है। उसके लिए एमपी मुफाद नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है, यानी व्यक्ति को जीवन जीने की जो कला है, जो सीख है, वो आपके सामाजिक वातावरण से मिलती है। अब सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है, तो उन्हीं के आधार पर वो अपना कार्य करता है। तो व्यक्ति अलग अलग योग्यताएं होती है, तो ठीक है। तो
इस वातावरण में व्यक्ति को हर समाज में हमेशा हर एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से मिलनसार प्रवृत्ति से रहना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की समस्त एक व्यक्ति हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कार्य या कुछ ना कुछ उपयोगिता किसी अन्य से प्राप्त की जाती है। तो इससे संबंधित व्यक्ति के जो गुण होने चाहिए, जो सामाजिक कौशल, जो सामाजिक व्यक्ति होगा उसमें किस-किस प्रकार के गुण होंगे, उसमें एक तो समायोजन का गुण होगा, उसमें मिलनसारिता होगी, उच्च आकांक्षा स्तर होगा, नेतृत्व क्षमता होगी, सहयोगी भावना होगी, सामाजिक भावना होगी, सामाजिक सेवा की भावना होगी, विनम्र भाव होंगे, आदर्श व्यवहार होंगे, मेहनत एवं कार्यों के प्रति सकारात्मकता होगी और संतोषी प्रवृत्ति होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे फिर अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ अपन फिर मिलेंगे, नए विषय के साथ, अधिगम के सिद्धांतों के साथ। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।